गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए की संरचना के बारे में बात की थी कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसे पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेसों के आपस में बॉन्डेशन से निर्मित होती है। और यहाँ पर एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के साथ में, एक जो रज्जुक होती है वो दूसरी रज्जुक के साथ में प्रति समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएनए के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने जिस डीएनए के बारे में बात की थी वो था वीडीएनए, जो सामान्यतः सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर डीएनए पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी और जेड। यहाँ पर 5 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। जो ऊपर वाले तीनों की डीएनए हैं, ये डीएनए कैसे होते हैं? दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। और जो यहाँ पर जेड डीएनए पाया जाता है ये वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके जो घूर्णन की दिशा होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पर जो ए डीएनए होता है इसका जो व्यास होता है वो व्यास होता है 2.3 नैनोमीटर। कुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है 2.8 नैनोमीटर। और एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड युग्म की संख्या ये होती है 11। बी में हमने क्या पढ़ी थी? 10। तो यहाँ 11 होती है और दो युग्मों के मध्य की दूरी 0.256 नैनोमीटर होती है। यहाँ कितनी होती है? 0.34। बी के अंदर 0.34। न्यूक्लियोटाइड युग्म की संख्या 10। एक कुंडलन में एक जो टर्न आता है उसमें कुंडली की संख्या कुंडलन की लंबाई 3.4 नैनोमीटर और जो व्यास 2 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में आता है। ऐसे ही सी डीएनए की 1.9 होती है। कुंडलन की लंबाई 3.1 नैनोमीटर होती है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 9। और यहाँ दो के मध्य की दूरी 0.332 नैनोमीटर होती है। डी डीएनए में 1.9 होती है। यहाँ एक कुंडलन की लंबाई 2.4 नैनोमीटर होती है। यहाँ 8 होती हैं। जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 0.303 नैनोमीटर। वामावर्त 1.8 नैनोमीटर। 4.6 नैनोमीटर क्या है? इसकी कुंडलन की लंबाई 12 यहाँ पर पेयर उपस्थित होते हैं। और इसकी जो दो पेयर्स के मध्य की जो दूरी आती है न्यूक्लियोटाइड के मध्य की 0.375 नैनोमीटर आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर व्यास देखिए, सबसे कम व्यास किसका है? जेड डीएनए का। सबसे कम व्यास होता है जेड डीएनए का। और सबसे अधिक किसका दिख रहा है? ए डीएनए का। सबसे अधिक व्यास ए डीएनए का। यहां पर जो कुंडलन की लंबाई देख हमको मिल रही है, जो एक टर्न की लंबाई है, इसको टर्न की लंबाई भी तो कह सकते हैं, एक टर्न की लंबाई, तो वो सबसे ज्यादा किसकी है? जेड डीएनए की। और सबसे कम किसकी दिख रही है? डी डीएनए की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जेड डीएनए पाया जाता है ये जेड डीएनए सबसे लंबा होता है और सबसे पतला होता है। सबसे लंबा और पतला होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के पेयर उपस्थित होते हैं। जेड डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के पेयर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यहाँ जेड डीएनए में एक चीज और खास होती है। हमने वहां पर जो उसकी पढ़ी थी कि जो पेंटोज शुगर होती है, जेड डीएनए की अगर हम संरचना की बात करें
तो जेड डीएनए में एक ही रज्जुक में, हमने बी डीएनए में पढ़ा है स्टूडेंट्स, बी डीएनए में अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम क्या बनाया था, इस प्रकार से। तो यहां पर ये और ये इस प्रकार से जुड़े हुए थे, लेकिन जेड डीएनए में क्या होता है, यहां पर एक ही रज्जुक के अंदर जो पेंटोज शुगर का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, विपरीत होता है, अल्टरनेट क्रम में होती है, एक दूसरे के उल्टे क्रम में यहाँ पर पेंटोज शुगर एक ही रज्जुक में उपस्थित होती है। ये व्यवस्था तो होती है बी डीएनए में। तो जेड डीएनए में क्या व्यवस्था होती है, एक पेंटोज शुगर इस प्रकार से उपस्थित है तो दूसरी कैसी होगी, इस प्रकार से उपस्थित होगी। तीसरी कैसे होगी, ऐसे। ऐसे उपस्थित होती हैं, एक सीधी दूसरी उल्टी, एक सीधी दूसरी उल्टी, एक ही रज्जुक में इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे से उल्टा होता है। यहाँ इसका जुड़ेगा, यहाँ इसका जुड़ेगा, अब इसका यहाँ जुड़ेगा और दूसरा इसका जुड़ेगा, ऐसे इनके मध्य उल्टा अरेंजमेंट पाया जाता है। तो यहाँ जो जेड डीएनए होता है, इस जेड डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यहाँ पर डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं और यहाँ मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये अंतर होता है डाई का और मोनो का। ये कैसे होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जेड डीएनए में व्यवस्था कैसी होती है, उल्टी होती है। जेड डीएनए कृत्रिम प्रकार का डीएनए होता है, ये वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसकी स्ट्रैंड ऐसे ही दूसरी स्ट्रैंड में होगी, जबकि बी डीएनए में क्या व्यवस्था होती है, ये यहाँ है तो जस्ट इसके उल्टी। अब यहाँ उल्टी और सीधी कुछ नहीं है, क्योंकि एक में जैसे यहाँ है ऐसे ही इसके जस्ट विपरीत, ऐसा मैनर यहाँ जाएगा, ऐसा मैनर यहाँ जाएगा। तो यहाँ एक ही श्रृंखला में उल्टी सीधी पेंटोज शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये आपका होता है डीएनए। अब यहाँ पर जो डीएनए है, इस डीएनए का महत्व क्या है, डीएनए के महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि डीएनए आनुवंशिकी का वाहक होता है। डीएनए के महत्व की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, आनुवंशिकी का वाहक होता है। डीएनए का महत्व, आनुवंशिकी का वाहक होता है, का वाहक। इसके अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी पाई जाती है, रेप्लिकेशन की। डीएनए के अंदर स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है और स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता होने की वजह से ये जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करवाता है। जैव रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्पफुल होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है, कौन करवाता है, डीएनए। साथ ही साथ यहाँ पर जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ आरएनए निर्माण, क्योंकि आरएनए निर्माण के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए। आरएनए निर्माण के लिए भी डीएनए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तो पहुंचाने का कार्य कर ही रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जीवों की कोशिका की संरचना, कार्य, उसके नियमन, किसी भी जीव की
कोशिका की संरचना कैसी होगी, उसके कार्य कैसे होंगे, उनका नियमन कैसे किया जाएगा, ये सभी कार्यों को यहाँ पर डीएनए करता है। तो डीएनए एक ऐसी महत्वपूर्ण यूनिट होती है जो किसी भी जाति के लिए विशिष्ट होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा डीएनए अगर हम किसी और के अंदर इंसर्ट करें तो वो हमारे जो सूचनाएं होती हैं, ह्यूमंस की सूचनाएं होती हैं, उनको लेकर के जाएगा। अगर किसी और के डीएनए को हमारे डीएनए के साथ में इंसर्ट कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यही तो होता है आजकल बायोटेक्नोलॉजी में। तो वहाँ पर दूसरे की जो विशेषताएं हैं उसको दूसरे के साथ में मिक्स करके एक नई चीज को बना लिया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है और वाहक तो मेनली ये होता ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम आरएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर एक और कैपेसिटी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। डीएनए में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी तो पाई जाती है, साथ में म्यूटेशन की भी पाई जाती है। अगर डीएनए के अंदर कुछ हमको परिवर्तन करने हैं तो उसको म्यूटेंट कराकर भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर म्यूटेशन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरएनए की, क्योंकि डीएनए के बाद में आरएनए दूसरा ऐसा तत्व है जो कि जेनेटिकली भी मिलता है और नॉन जेनेटिकली भी मिलता है। अगर बात करें हम लोअर एनिमल्स की, और लोअर में भी क्या, बैक्टीरिया, वायरस, खासकर वायरस, तो इनके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थों के रूप में भी, क्योंकि बैक्टीरिया में तो डीएनए ही होता है और जो वायरस पाया जाता है, वायरस में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है, एक तो पेंटोस शुगर में, सेकंड जब मैंने आपको बताया था ये पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पर यहाँ डीएनए में तो दोनों जगह क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन आरएनए में क्या होता है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। दूसरा नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं, ये तो है पेंटोस शुगर, और जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजनी बेस में प्यूरिन में तो यही आएगा, एडिनोसिन और गुआनिन। लेकिन पिरामिडिन जो होते हैं, पिरामिडिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन के स्थान पर यहाँ क्या आता है, यूरेसिल आता है। थायमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल आता है। इतना अंतर होता है। वहां पर ये हमेशा जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा पाया जाता है, एक रज्जुकी या द्विरज्जुकी। तो आरएनए हमेशा एक रज्जुकी रूप में होता है। यहाँ पर आरएनए की जो संरचना होती है वो खुद कुछ इस प्रकार से होती है। कभी कभी इसके अंदर लूप का फॉर्मेशन हो जाता है, और जहां आरएनए में लूप का फॉर्मेशन हो जाता है वहां एक दूसरे में बंधों का भी निर्माण हो जाता है, और जहां लूप नहीं होते तो वहां बंध का भी निर्माण नहीं होता। तो ए के सामने क्या आएगा, यू, जी के सामने सी, तो यहां पर इतना अंतर होता है कि ये जो इसकी सिंगल स्ट्रैंड है, इसकी सिंगल स्ट्रैंड में अगर लूप बन जाते हैं तो वो कहलाता है द्वितीयक प्रकार का आरएनए। जहां लूप नहीं होता ये सेकेंडरी प्रकार का आरएनए है, और जहां लूप का निर्माण नहीं हो रहा ये सारा कैसा है, प्राइमरी प्रकार का आरएनए है। ये प्राइमरी प्रकार का, प्राथमिक प्रकार का आरएनए होता है। अब आरएनए के प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक या अनआनुवांशिक। जो किन में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, और दूसरे होते हैं आनुवांशिक। आनुवांशिक जहां आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं है वहां पर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। तो पहले देखते हैं अनुवांशिक या अनआनुवांशिक आरएनए। अनआनुवांशिक आरएनए भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो अनआनुवांशिक आरएनए होते हैं ये आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं।
mRNA, rRNA और tRNA। mRNA, rRNA और tRNA 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम mRNA की। यहां पर जो mRNA है, जिसको हम संदेश वाहक RNA भी कहते हैं, दूत RNA भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम दिए गए। मैसेंजर RNA, क्या, संदेश वाहक, दूत, अस्थाई, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री RNA, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको। और संदेशवाहक RNA क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सूचनाओं को, जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं होती हैं, जो कोड होते हैं, उन कोड को लेकर आकर के कहाँ जुड़ता है? राइबोसोम के ऊपर। तो जिस प्रोटीन का संश्लेषण करना है, उस प्रोटीन से संबंधित कोड यहाँ पर उपस्थित होते हैं। किस पर? mRNA पर। टोटल 100% RNA का, तीनों प्रकार के अगर 100% है तो टोटल 100% का ये कितना होता है? 5 से 10% होता है। सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। टोटल का 5 से 10% होता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी खोज की अगर बात करें तो खोज की थी इसकी हक्सले ने। खोज किसने की थी इसकी? हक्सले ने। और किसमें की थी? हक्सले ने खोज इसकी बैक्टीरिया और वायरसों में की थी। बैक्टीरिया और वायरस के अंदर इनकी खोज की गई थी हक्सले के द्वारा। ये जैकब और मोनार्ड ने, 2 साइंटिस्ट हुए थे, जैकब और मोनार्ड। इन्होंने इसको संदेशवाहक RNA या mRNA नाम दिया था। इन्होंने इसको संदेशवाहक RNA या mRNA नाम दिया। mRNA जितने भी प्रकार के टोटल RNA पाए जाते हैं, उनमें से सबसे कम पाया जा रहा है, 5 से 10% होता है। और इसके साथ साथ ही इसका जो जीवन काल होता है, वो जीवन काल क्या होता है? इसका छोटा। जीवन काल भी कैसा होता है? छोटा होता है। ज्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं होते, छोटे जीवन काल युक्त होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसको अस्थायी भी तो कह सकते हैं। तो अस्थायी RNA होता है। इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो डीएनए में, डीएनए के RNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है। RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए से RNA पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा होता है। सेकंड के द्वारा होता है इसका निर्माण। कार्य क्या करता है? अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न करवाता है। तो आप लोगों ने जिस वक्त राइबोसोम पढ़ा है उस वक्त mRNA को भी बताया था और rRNA को भी बताया था। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको जो राइबोसोम की यूनिट होती है, यहाँ mRNA के ऊपर जिस प्रोटीन का संश्लेषण करना है उसके कोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इसको राइबोसोम की यूनिट के पर ये आकर के राइबोसोम की यूनिट पर जुड़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य कार्य किसका करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का करता है। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो mRNA है जो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, और दूसरे होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। दूसरे होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक जो mRNA पाए जाते हैं, इन mRNA के अंदर जो सिस्ट्रॉन पाई जाती है, सिस्ट्रॉन यूनिट पाई जाती है, वो सिस्ट्रॉन यूनिट कैसी होती है? छोटी होती है। सिस्ट्रॉन यूनिट छोटी होती है।
और यहाँ ये एक ही प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टोन यूनिट होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। यहाँ केवल एक ही प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है जो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। यहाँ जो सिस्ट्रोन यूनिट होती है, ये सिस्ट्रोन यूनिट कैसी होती है, बहुत लंबी होती है ये, और लंबी होने के वजह से यहाँ अधिक प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो मोनोसिस्टोनिक मिलते हैं वो तो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और जो पॉलीसिस्टोनिक मिलते हैं ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो सिस्टम होता है वो ज्यादा जटिल नहीं होता। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के आरएनए एमआरएनए के द्वारा इसकी विभिन्न प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें अलग अलग प्रोटीन का संश्लेषण अलग अलग टाइम पर होता है और सिस्टम भी बहुत जटिल होता है। तो यहाँ पर जो सिस्टोन यूनिट होती हैं वो छोटी होती हैं और प्रत्येक सिस्टोन यूनिट के द्वारा एक अलग प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरआरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, इसकी खोज की थी कुरलैंड ने। खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज की थी कुरलैंड ने और इसके साथियों ने, साथियों ने। यहां जो आरआरएनए पाया जाता है ये आरआरएनए टोटल का लगभग 80% होता है। दूसरा अघुलनशील आरएनए है, अघुलनशील, तो इसका मतलब पहला हमने जो पढ़ा है वो कैसा होगा, घुलनशील। अघुलनशील आरएनए है, टोटल का 80% उपस्थित होता है। सर्वाधिक स्थायी और दीर्घजीवी है, सर्वाधिक स्थायी और दीर्घजीवी होता है, दीर्घजीवी है। निर्माण, तो इसका निर्माण केंद्रक में होता है, निर्माण केंद्रक में, और केंद्रक में भी कहाँ, केंद्रिका में, केंद्रिका में। केंद्रक में भी इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इन क्षारकों की संख्या या मात्रा, संख्या कहें, संख्या ना कहकर के मात्रा कहना सही होगा, मात्रा अपेक्षित रूप से अधिक पाई जाती है, अपेक्षित रूप से अधिक पाई जाती है। तो इनकी जो मात्रा होती है, अब ग्वानिन साइटोसिन की बात कर रहे हैं तो किसकी तुलना में कर रहे होंगे हम, एडिनिन और थाइमिन की तुलना में, सॉरी यूरेसिल की तुलना में। तो इनकी तुलना में इनकी मात्रा, ग्वानिन और साइटोसिन क्षारकों की जो संख्या है, सॉरी मात्रा है, वो मात्रा क्या पाई जाएगी, अपेक्षित रूप से इनसे अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आरएनए है, आरआरएनए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब राइबोसोम के निर्माण की हम बात करते हैं तो राइबोसोम के निर्माण में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइबोसोम निर्माण में जो आरआरएनए होता है वो 50 से 65% उपस्थित होता है और बचा हुआ पार्ट किसका होता है, प्रोटीन का। तो यहाँ पर 50 से 65% आरआरएनए उपस्थित होता है और बची हुई पार्ट, जो पार्ट होता है वो किसका होता है,
प्रोटीन का होता है। तो यहाँ राइबोसोम निर्माण का प्रमुख रूप से कार्य कौन कर रहा है? आरआरएनए कर रहा है। तो या इसके साथ ही जैसे यहाँ पर एमआरएनए सूचनाओं को लाने का कार्य कर रहा था, तो यहाँ ये संश्लेषण करवाने का कार्य करता है, क्योंकि एमआरएनए का आरआरएनए किसका निर्माण कर रहा है? राइबोसोम का। तो ये प्रोटीन संश्लेषण करवाने का कार्य करता है। ये भी किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो इसके द्वारा भी जो कार्य किया जाता है वो किसका किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ ये एमआरएनए को, जो एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए को राइबोसोम की यूनिट पर जोड़ने का कार्य करता है। राइबोसोम्स की सब यूनिट पर जोड़ने का कार्य करता है और संश्लेषण खत्म होने के बाद में हटाने का कार्य करता है। पहले जोड़ेगा, उसके बाद में हटाने का कार्य करता है। तो यहाँ जो आरआरएनए है, आरआरएनए भी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड लास्ट टीआरएनए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।